नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शेर शाह सूरी के टॉपिक को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। गत वीडियोज़ में मैंने आपको शेर शाह सूरी के जीवन के बारे में, उसके उत्थान के बारे में, उसके विविध प्रशासनिक सुधारों के बारे में और उसके भू राजस्व सुधारों के बारे में बताया है। और जो भी चीज़ें छूट गई हैं वो इस टॉपिक में इस वीडियो में मैं कवर कर लूँगी और हम ये टॉपिक समाप्त कर देंगे और इसके बाद हम अकबर को पढ़ेंगे। तो शेर शाह सूरी अपनी मुद्रा व्यवस्था के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि जो रुपया आज तक हम यूज़ कर रहे हैं वह मूल रूप में शेर शाह सूरी द्वारा ही चलाया गया। उसने अपने राज्य में एक ही तरह की मुद्रा प्रणाली और माप तोल के उपकरणों को लागू किया। पुराने घटिया सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। उसने 180 ग्रेन का शुद्ध चांदी का रुपया प्रारंभ करवाया और तांबे का दाम नाम का सिक्का चलाया, जो कि जिसका वजन क्या था 380 ग्रेन। सिक्कों का वजन किस में तोला जाता है? ग्रेन में तोला जाता है। इसके अलावा उसने दाम के अद्धे या आधे, चौथाई और 16वें भाग के लिए भी छोटे सिक्के चलाए। ठीक है। शेरशाह के समय में 23 टकसालें थी। उसके सिक्कों पर उसका नाम अरबी और नागरी लिपि में अंकित होता था। उसके रुपये के बारे में स्मिथ ने लिखा है, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। आज भी हम अपने सिक्कों को क्या बोलते हैं? रुपया। ये नाम कहाँ से आया? ये शेरशाह द्वारा दिया गया नाम है। इसके अलावा व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए उसने जगह जगह पर लगने वाली चूंगियों को हटा दिया और केवल 2 स्थानों पर सीमा शुल्क लगाया। कहाँ पर? किन 2 स्थानों पर? एक तो वो जगह है जहाँ पर चीज़ बनती थी या फिर जहाँ आयात केंद्र जो था, इस जगह पर आयात होती है, उस जगह पर, और दूसरा जहाँ पर वो बिकती थी, विक्रय स्थल पर। ये तो बात हुई मुद्रा व्यवस्था की। फिर बात होती है सैनिक सुधारों की। शेरशाह ने सैन्य व्यवस्था में कोई मौलिक सुधार नहीं किया बच्चों। उसने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों को ही जस का तस लागू कर दिया। आपको याद है अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार? अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में सुधार हेतु सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया था, और जिससे कि जागीरदारों की शक्ति नियंत्रित हो जाए। तो शेरशाह ने भी वही किया, सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। दूसरा, अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था को लागू किया था। शेरशाह ने भी उसे फॉलो किया। क्यों इन चीज़ों की जरूरत पड़ती थी? घोड़ा दागा जाए और सैनिक का हुलिया लिखा जाए। उस समय कैमरे का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो फ़ोटो तो खींच नहीं सकते। जैसे आप लोग कहीं भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी फ़ोटो लगती है ना, ताकि आपकी जगह कोई दूसरा परीक्षा ना दे आए, आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति नौकरी पर ना चढ़ जाए। उसी तरह से सैनिकों का हुलिया लिख लिया जाता था, ताकि अगले युद्ध में जब उस नाम का सैनिक आए तो उसकी जगह वह अपने किसी नौकर, बूढ़े पिता आदि को ना भेज दे। और सैनिक ही घोड़ा रखता था, तो जब भर्ती होती थी सैनिकों की तो हष्टपुष्ट घोड़ा दिखाते थे ताकि भर्ती हो जाए। लेकिन जब युद्ध का समय आता था तो मरियल घोड़े ले आते थे। उससे क्या होता था? उससे सेना की कार्यक्षमता कम होती थी, सेना का भ्रष्टाचार था ये। अतः सेना की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए हुलिया और दाग प्रथा को, घोड़े को गर्म चीज़ से अगर दाग दिया जाएगा तो स्पेशली सील से दागा जाता था, सल्तनत की सील से, तो उस पर निशान बन जाएगा। और जब आप
अगले युद्ध के समय बुलाओगे घोड़े को तो आप वो सील देख के पहचान जाओगे कि ये तो वही घर भर्ती के समय वाला घोड़ा है। तो सेना की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शेरशाह ने भी अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सुधारों को लागू किया। हम बात करते हैं शेरशाह के निर्माण कार्यों की। तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध बात है उसके बारे में वो ये कि उसने सासाराम में, बिहार में है ये जगह, सासाराम में अपने मकबरे का निर्माण कराया। मुस्लिम शासकों में ये प्रथा प्रचलित थी कि वो अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने मकबरों का निर्माण करा लेते थे। इसका मतलब ये है कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनको वहीं पर दफनाया जाए। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में, और बहुत ही नैना बिरहम इसका स्थापत्य है। इसके अलावा उसने उत्तर पश्चिमी सीमांत पर रोहतासगढ़ का किला बनवाया। दिल्ली का एक पुराना किला भी उसने बनवाया। कन्नौज नगर को उसने बर्बाद किया था, अतः वहाँ पर शेरसूर नामक नगर बसाया। और जो हमारे यहाँ भारत के इतिहास पर काम करने वाले विदेशों में से महत्वपूर्ण है कलिंगम, वो तो शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताते हैं। अब हम बात करें शेरशाह के जन कल्याणकारी कार्यों की, जो कि उसने प्रजाहित के लिए किए ना। तो सबसे पहले तो हैं सड़कें। आप सोचिए, आपके घर के आसपास की, आपके गांव से कोटा आने तक की सड़क अगर टूटी फूटी है तो आपके लिए कितना दुखदाई है। आप पढ़ने रोज़ आना चाहते हैं लेकिन सड़कें ख़राब हैं, पढ़ने आने में ही आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाता है और जाने में भी इतना ही समय लग जाता है। तो आप बताएं, आप आएंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं आएंगे। आप टालते रहेंगे कि क्यों जाना है, तो उससे आपका नुकसान होगा। इसी तरह से व्यापार वाणिज्य का भी नुकसान होगा। तो जनता के हित में है कि संचार के साधनों का विकास किया जाए। इसीलिए तो सड़क निर्माण पर इतना जोर है सरकार का। छोटे से छोटे गांवों को भी सड़कों के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो शेरशाह भी एक प्रबुद्ध प्रशासक था, वो भी इस नीड को समझता था, इसलिए उसने भी सड़कों का निर्माण कराया। और वो सड़कों के निर्माण के कारण ही इतिहास में प्रसिद्ध है। उसके द्वारा बनाई गई 4 सड़कें अत्यंत प्रसिद्ध हैं। पहली तो है सुनार गांव, ठीक है, ये बंगाल में है। वहाँ से लेकर पेशावर तक, जिसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। दूसरी आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी आगरा से जोधपुर तक। और चौथी लाहौर से मुल्तान तक। सड़कों पर निश्चित दूरी पर सरायों का भी निर्माण कराया गया। सराय मतलब जैसे आजकल गेस्ट हाउस होटल्स होती है ना, उस तरह का, जहाँ पर यात्री ठहर सके। भाई कोई सड़क मार्ग पे यात्रा कर रहा है और संचार के साधन आप जानते ही हैं, उस समय क्या बैलगाड़ियाँ, ऊँट गाड़ियाँ हुआ करती होंगी, घोड़े हुआ करते थे। तो आप उस पर सफ़र कर रहे हैं तो घोड़े को भी विश्राम चाहिए और घुड़सवार को भी विश्राम चाहिए, तो वो कहाँ विश्राम करेगा। अतः सड़कों के किनारे निश्चित दूरी पर सरायों का, यात्री घरों का निर्माण कराया गया ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई न हो। सड़कों एवं सरायों के निर्माण से प्रशासनिक व आर्थिक गतिविधियों में भी सहयोग मिलता था। इनके माध्यम से संचार और आवागमन की सुविधा उपलब्ध हुई और डाक व्यवस्था का प्रचलन संभव हुआ। एक सराय से दूसरे सराय पर मैसेंजर्स मैसेज का आदान प्रदान करते थे, संदेश पहुंचाते थे। शेरशाह के जनकल्याणकारी कार्यों की विशेषता ये थी कि उसने हिंदू और मुस्लिम प्रजा के बीच कोई भेद नहीं किया, सबके हितों को ध्यान में रखकर आवश्यक सुविधाएं दी। और उसकी धार्मिक सहिष्णुता का एक और प्रमाण ये है कि अपने सिक्कों और अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उसने उपयोग किया।
अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि धार्मिक कट्टरता के युग का अंत और धार्मिक सहिष्णुता के युग का आरंभ शेरशाह के साथ ही हुआ, जिसे आगे अकबर फॉलो करता है। लेकिन कभी कभी राजनीतिक कार्यों को न्याय संगत ठहराने के लिए धार्मिक नारों का भी उसने प्रयोग किया, जैसे कि मालवा विजय के समय, और हिंदुओं से जजिया भी लिया। इसके अलावा उसके यहाँ लंगर भी चला करते थे, जिस पर 500 अशरफी प्रतिदिन खर्च होती थी, जहाँ पर कि गरीब लोग जाकर भोजन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक उद्देश्य के लिए कई बार धर्म का सहारा लिया। वह क्या, कहाँ पर? रायसीन के शासक पूरनमल के साथ उसका दुर्व्यवहार, और जोधपुर में जो उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदें बनवाई, उसे हम कह सकते हैं कि कभी कभी वो धर्मांध हो रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछी जाती है कि शेरशाह के समय ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। इसी पद्मावत पर आपकी वो फेमस फिल्म पद्मावत बनी है, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर वाली, आप सभी ने देखी होगी। इस तरह से अगर हम शेरशाह का मूल्यांकन करने का प्रयास करें तो वास्तव में शेरशाह जो है वो भारतीय इतिहास में एक विजेता से कहीं ज़्यादा एक प्रशासक के रूप में महत्व रखता है। उसने प्रशासन के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार के प्रयास किए, जिनका प्रभाव केवल उसके शासनकाल में ही बना रहा। केवल उसके शासनकाल में ही नहीं बना रहा, बल्कि मुगल प्रशासन में भी इसके अवशेष हम देख सकते हैं। अकबर ने जब मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की तो उसने मुगल शासन तंत्र के निर्माण में भी शेरशाह के सुधारों को अपनाया। उसने कई शासन की विशेषताएं शेरशाह से ग्रहण की। लगान प्रबंध, मुद्रा, स्थानीय प्रशासन, कल्याणकारी उपाय और धार्मिक उदारता आदि के क्षेत्रों में शेरशाह ने जो काम आरंभ किए थे, उन्हें ही अकबर ने कुछ बदलावों के साथ, कुछ संशोधनों के साथ अपना लिया। यही कारण है कि शेरशाह को अकबर का अग्रदूत कहा जा सकता है। इस तरह से शेरशाह का शासनकाल भारतीय इतिहास के मध्य युग का एक संक्रमण काल था, जहाँ संक्रमण काल मतलब जब परिवर्तन हो रहे हैं छोटे छोटे से, आगे आने वाले बड़े बदलाव के सूचक हैं। इसमें सल्तनत युग की कई संस्थाओं का अंत हो गया और कई बातें जो इस समय आरंभ हुई मुगल काल में जाकर परिपक्व हो गई। शेरशाह का काल सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी उल्लेखनीय है। सासाराम या सहसराम स्थित उसका मकबरा स्थापत्य का शानदार नमूना है। और मैंने बताया ही था भी आपको कि कनिंघम ने तो उसे ताजमहल से भी अच्छा बताया है। अपने अल्पकालिक 5 साल जो शासन किया उसने, अपने अल्पकालिक शासनकाल में ही शेरशाह ने जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की, उसके लिए इतिहासकारों ने शेरशाह को अत्यंत प्रबुद्ध, योग्य और महान शासकों के बीच स्थान दिया है। प्रोफेसर कालिका रंजन कानूनगो के अनुसार सभी अफगान शासकों ने शेरशाह सैनिक और प्रशासनिक प्रतिभा में सर्वोच्च स्थान रखता है। माने जितने भी अफगान शासक हैं उनमें शेरशाह, चाहे सैनिक प्रतिभा की बात करो या प्रशासनिक प्रतिभा की बात करो, सब में उसका स्थान सबसे ऊंचा है। अब शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह शासक बना। उसने लगभग 10 साल तक शासन किया, लेकिन उसके शासनकाल में विद्रोह की और उपद्रवों की समस्याएं लगातार बनी रहीं। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद फिर उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ा, जिसका लाभ उठाकर हुमायूं ने भारत में प्रवेश कर लिया और दिसंबर 1555 में हुमायूं ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस से प्राप्त कर लिया। सूर्यवंश के पतन के कई कारण थे, जैसे कि अफगान सामंतों का अहंकार, उत्तराधिकार के नियम का अभाव, क्योंकि जैसे ही शेरशाह सूरी मरा उसके बाद उसके बेटों और भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया, तो उत्तराधिकार नियम का अभाव, निरंतर गृह युद्ध की स्थिति, ऐसे कुछ कारण थे जिनके कारण राज्य की बुनियाद कमज़ोर पड़ गई। दूसरी ओर इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी अयोग्य और दुर्बल थे। वे स्वार्थ की भावना से प्रेरित थे, इसलिए वे आत्मघातक संघर्ष में ही उलझे रहे।
जिसका लाभ हुमायूं ने उठाया और मुग़ल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हो सकी। इसी के साथ हम शेरशाह के इस टॉपिक को इसी वीडियो में समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अकबर के बारे में चर्चा होगी। होपफुली आपको शेरशाह भली भांति समझ में आ गया होगा। शेरशाह मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक रोचक कुछ विषयों में से एक है। आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जानकारियाँ बटोरें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।